हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो मैं ये सोच रहा था कि यदि भारत में कोई व्यक्ति सालाना 30 लाख रुपए अपने लाइफस्टाइल में खर्च करता है तो वो आराम से एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकता है, यानी कि एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति भारत के किस कोने में रहता है, वो किसी भी कोने में रहे, सालाना 30 लाख रुपए अगर वो खर्च कर रहा है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अपनी मेंटेन कर सकता है अपने फैमिली सहित। तो मेरे मन में ये कन्फ्यूजन हुई कि पूरी दुनिया में जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी जो नेटवर्थ है, तो इतने बड़े नेटवर्थ होने के बावजूद ये रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? क्यों ये इतने बड़े नेटवर्थ होने के बावजूद सारा दिन काम करते हैं? क्यों इतना नेटवर्थ होने के बावजूद ये सारा दिन काम करते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि ये हफ्ते के 60 से 100 घंटे तक काम करते हैं, जो कि बहुत ही अधिक काम होता है। यानी कि इतने बूढ़े होने के बावजूद, इतनी अधिक नेटवर्थ होने के बावजूद ये क्यों दिन रात अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में काम करते रहते हैं? ये रिटायरमेंट लेकर के आराम क्यों नहीं करते या फिर एंजॉय क्यों नहीं करते? और ऐसे कई सारे युवा अमीर लोग भी हैं जिनके पास काफ़ी अधिक नेटवर्थ है, फिर भी वो काम करते हैं और ज़्यादा एंजॉय करने में ध्यान नहीं देते, या तो बहुत ही कम ही एंजॉय करते हैं, या फिर मतलब उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर काम ना भी करें तो भी वो पूरी ज़िंदगी घर बैठे अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली की भी अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करवा सकते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी वो पा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने अधिक पैसे होने के बावजूद काम करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ये कन्फ्यूजन मेरे माइंड में आई थी और मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। और दोस्तों, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, यानी कि ये चीज़ अक्सर लोग छुपाते हैं अमीरों की इन सीक्रेट्स के बारे में, कि वो क्यों इतने काम करते हैं या फिर वो काम करने के लिए मजबूर रहते हैं कि उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये टॉप सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक अच्छे से लास्ट तक जरूर से ही देखिएगा। तो फिर चलिए देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कीजिए कि आपकी जो नेटवर्थ है वो $1 बिलियन है। 1 बिलियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, $1 बिलियन की बात कर रहा हूँ। तो इतने बड़े अमाउंट की नेटवर्थ होने के बाद यदि आप हर महीने 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि यदि आप हर साल भारत में 30 लाख रुपए खर्च करते हैं अपने लाइफस्टाइल पे, तो आप बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कि अगर आप हर महीने 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं ना, तो आपको अपने पूरे नेटवर्थ को खर्च करने में 694 साल लग जाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा समय है। इस पैसे में तो आपकी कई सारी पीढ़ियाँ जी लेगी। और वही मैं बात करूँ एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो है $198 बिलियन। यानी कि यदि एलॉन मस्क भी 1 करोड़ पर मंथ खर्च करते हैं तो भी उनको अपने सारे नेटवर्थ को खर्च करने में 1,37,412 साल लग जाएंगे। वहीं मार्क ज़करबर्ग को 1,13,122 साल लगेंगे, बिल गेट्स को 90,000 साल लगेंगे और मुकेश अंबानी को 78,907 साल लगेंगे। तो इनके पास इतने नेटवर्थ है और इतने नेटवर्थ होने के बावजूद भी ये बहुत ही अधिक काम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। इन्होंने अभी तक अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया है और ये अभी भी अपने कंपनी में काम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों वो इतने अधिक काम करने में लगे हुए रहते हैं? तो मैं आपको इसके 2 कारण बताने वाला हूँ। पहला कारण है गोल्डन हैंडकफ और दूसरा कारण है इमोशनल अटैचमेंट एंड ईगो। अगर आप इन दोनों कारण को अच्छे से समझ आते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ है, इतनी बड़ी नेटवर्थ होने के बावजूद ये काम करते रहते हैं और रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं करते हैं। अभी आपको समझ में आने वाला है। तो पहला जो कारण है वो है गोल्डन हैंडकफ, यानी कि आप इसे एक सोने की पिंजरा मान सकते हो कि जिसमें ये बड़े बड़े अमीर लोग फंस जाते हैं। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वही कंपनी के प्रोमोटर्स भी होते हैं। अगर आपने मेरे शेयर मार्केट वाले वीडियोस को देखा है तो आपको प्रोमोटर्स के बारे में पता होगा कि प्रोमोटर्स हम किन्हें कहते हैं। फिर आप यहाँ पर मान के चलिए कि जो कंपनी के ओनर है, यानी कि जिन्होंने कंपनी की बिजनेस की शुरुआत की है, वही कंपनी के प्रोमोटर्स भी है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास शेयर्स भी होते हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स है उसे हम प्रोमोटर होल्डिंग कहते हैं। और मैंने आपको अपने स्टॉक मार्केट के कई सारे वीडियोस में समझाया है कि यदि किसी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग 40% होती है या फिर उससे अधिक होती है तो ये चीज़ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। ये मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि प्रोमोटर्स के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं और इसी शेयर्स को हम प्रोमोटर होल्डिंग कहते हैं, तो यहाँ पर आप इस बात को जान लीजिए कि यदि एलॉन मस्क के पास इतनी नेटवर्थ है तो उसका मतलब ये नहीं कि इतने पैसे कैश में उनके पास है, नहीं।
इतने बड़े बड़े अमीर लोग के पास जो पैसे होते हैं ना, उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ होती है ना, वो इनके पास कैश में नहीं होती है, वो इन्वेस्टेड होती है, मतलब शेयर्स के फॉर्म में होती है। तो इतने पैसे जो एलॉन मस्क के आप देख रहे हैं, इतनी नेटवर्थ जो आप देख रहे हैं, तो ये कैश के फॉर्म में नहीं है, ये शेयर्स के फॉर्म में, यानी कि इतने के शेयर्स जिसकी इतनी वैल्यू है, इतने की नेटवर्थ एलॉन मस्क के पास है, जो कि कैश में अवेलेबल नहीं है। अगर एलॉन मस्क इन पैसे को कैश में अवेलेबल करने जाएंगे तो इससे एलॉन मस्क की कंपनी पूरी गिर जाएगी। और ऐसा क्यों होगा अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस आप इस वीडियो में बने रहे। तो देखिए, तो अगर प्रोमोटर्स के पास कंपनी की होल्डिंग है, तो अगर प्रोमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बेचने लगेंगे ताकि जो उनके पास शेयर्स में जो नेटवर्थ है वो पैसे कैश के फॉर्म में उनके पास आ जाए, जिससे कि उन्हें अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बेचना पड़ेगा, तो ये चीज़ उन प्रोमोटर्स के कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, या तो प्रोमोटर्स क्या कर सकते हैं कि अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं और उस लोन के पैसे को एंजॉय कर सकते हैं, पर वो ऐसा ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग को गिरवी रखते हैं तो ये भी कंपनी के वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव सिग्नल होता है। जो भी व्यक्ति यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी में निवेश करते हैं तो वो ये चीज़ जरूर से चेक करते हैं कि जिस कंपनी के प्रोमोटर्स है क्या उन्होंने अपने शेयर्स बेच रखे हैं अधिक से अधिक, या फिर इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखा है। तो कंपनी के शेयर्स को प्रोमोटर द्वारा गिरवी रखना या फिर ज़्यादा बेचना, ये कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होता है और इससे कंपनी में इन्वेस्टमेंट आने में दिक्कत हो सकती है, कंपनी की वैल्यू मार्केट में कम हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि प्रोमोटर अपने शेयर्स को जल्दी नहीं बेचते हैं, क्योंकि अगर वो बेचते हैं या गिरवी रखते हैं तो इससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाएगी। अगर कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाएगी तो इन्वेस्टर्स अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे, इससे उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, या फिर जिन्होंने पहले से उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वो क्या करेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे। और जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को अधिक मात्रा में बेचा जाता है, अगर कंपेरिजन टू मैं उस कंपनी के शेयर की खरीदारी बात करूं, जब अधिक मात्रा में लोग बेच रहे हैं तो इससे कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगती है, और जितनी ज़्यादा कंपनी की शेयर्स गिरेगी तो कंपनी की जो वैल्यू है वो भी उतनी ही गिरेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं कि उनके पास शेयर्स के हिसाब से, यानी कि शेयर्स को लेकर के उनके पास इतने रुपए की नेटवर्थ तो रहती है, पर इसे वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि कंपनी की प्रोमोटर्स की कमाई कैसे होती है। तो कमाई उनके दो रूप में हो सकती है, मेनली दो रूप में होती है। वो पहली है, अगर मैं लीगल में बात करूँ तो मेनली दो ही रूप में होती है, ठीक है। वो पहली है डिविडेंड के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपये पे चल रहा है और आपके पास उस कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो इसके हिसाब से उस कंपनी में जो शेयर्स के फॉर्म में जो आपकी नेटवर्थ है वो कितनी हो गई, 100 इंटू 1 लाख, क्योंकि एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है और आपके पास उस कंपनी की 1 लाख शेयर है, तो इससे उस कंपनी में आपकी नेटवर्थ हो जाती है 1 करोड़। तो ये आपकी उस कंपनी में शेयर्स के फॉर्म में नेटवर्थ है 1 करोड़, ये कैश में नहीं है। अगर आपको कैश में चाहिए तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपसे उस कंपनी के शेयर को लेगा, बदले में आपको इतने वो पैसे देने को तैयार हो जाएगा, या फिर आप स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर को सेल कीजिए, तब जाके ये पैसे कैश के फॉर्म में आपके पास आएंगे। और यदि आप नॉर्मल इन्वेस्टर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के प्रोमोटर है या फिर कंपनी के हाई पोस्ट में काम करते हैं तो फिर आप शेयर्स नहीं बेच सकते। कंपनी खुद आप पे प्रेशर डालेगी कि आप कंपनी के शेयर्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप कंपनी के हाई पोस्ट में होकर के या फिर प्रोमोटर में होकर के कंपनी के खुद के ही कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो इससे कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी और उसकी वैल्यू कम होगी। और ऐसा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो ऊंचे ऊंचे पद में है कंपनी में, वो ऐसा होने देना नहीं चाहते। इसलिए प्रोमोटर्स के पास या जो बड़े पद में कंपनी में होते हैं उनके पास ये मजबूरी होती है कि वो कंपनी के शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं। और फिर जो दूसरा तरीका है जिससे कि कंपनी के बड़े बड़े लोग या जो बड़े पद में है वो पैसा कमाते हैं, वो सैलरी के माध्यम से वो कमाते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो मैं आशा करता हूँ ये पहला स्टेप आप समझ गए होंगे गोल्डन हैंडकफ की। वो ऐसे सोने के पिंजरे में कैद होते हैं कि वो चाह कर भी अपने शेयर्स को जो नेटवर्थ के फॉर्म में होती है वो उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और वो इन दो मेन तरीकों से पैसे कमाते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में और फिर सैलरी के फॉर्म में। जैसे कि कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आपके पास कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो आपको 5 इंटू 1 लाख 5 लाख रुपये डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ टैक्स लगेगा, लेकिन आपको 4.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगे। तो यहाँ से इनकी कमाई होती है। तो पहले मैं ये सोचता था वाह एलॉन मस्क तो कितने अमीर आदमी, उनके पास इतने पैसे हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये पैसे किस फॉर्म में है, शेयर्स के फॉर्म में है, जिन्हें वो खुद भी अच्छे से उतना यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अब आइए मैं आपको दूसरे कारण के बारे में समझा दे रहा हूँ। इससे भी आप बहुत ही ध्यान से एकदम मतलब मज़े लेकर समझने का प्रयास कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझने में मज़ा आ रहा होगा। मुझे भी समझाने में मज़ा आ रहा है, तो पक्का आपको समझने में भी मज़ा आ रहा होगा। फिर आपका इमोशनल अटैचमेंट एंड ईगो, इस चीज़ की वजह से भी क्या होता है ना कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स और मालिक है वो अपने बिजनेस को छोड़ करके एकदम आरामदायक इंजॉयमेंट ज़िंदगी को नहीं जीते हैं और अपनी कंपनी में ही घंटों तक काम करते रहते हैं और पूरे बूढ़े होने तक काम करते रहते हैं। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो काम करते रहते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ क्यों। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपने किसी बिजनेस की शुरुआत की और वो बिजनेस चल पड़ी, तो जब भी आपकी कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने लगती है तो लोग आते हैं आपके पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं आपके पास, वो बोलते हैं कि ना आप अपने बिजनेस हमें बेच दो, इसके बदले हम आपको इतना पैसा देंगे। या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो चाहते हैं कि वो आपके बिजनेस को खुद के बिजनेस में मिला लें, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि आप अपना ये बिजनेस मुझे बेच दो, इसके बदले हम आपको 6 करोड़ रुपए देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये 6 करोड़ बिजनेस को इनको दे करके, ये 6 करोड़ ले करके अपनी आगे की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप ना भी बोल सकते हैं। तो आपको ये एंजॉयमेंट करने का शौक तो है, लेकिन आपने इस बिजनेस को खड़ा किया है, तो आपने इस बिजनेस को खड़ा किया है। ये वाला जो कॉन्फिडेंस वो आपके अंदर, ये ईगो आपके अंदर है कि हाँ आपने ही इस बिजनेस को खड़ा किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक ईगो आ रहा है कि हाँ मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया है और मैं इस बिजनेस को और किसी को नहीं सौंपूंगा, और मैं इस बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस बिजनेस को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊंगा। आपने अपने बिजनेस को लेकर के काफ़ी अधिक सपने देख लिए हैं, आपके अंदर एक गोल आ गया है, थोड़ा सा ईगो भी आ गया है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप इस बिजनेस को बेचने से इनकार कर देते हैं और आप बिजनेस नहीं बेचते हैं, और ये 6 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलते हैं और आपकी मेहनत रंग लाई। आपने अपने बिजनेस में मेहनत कर करके अपने बिजनेस को आपने बहुत ही बड़ा बना दिया, बहुत ही बड़ा बना दिया है। तो इसके कारण जो आपके कंपनी में जो आपकी शेयर्स की जो नेटवर्थ है वो तो काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? गोल्डन हैंडकफ रीजन मैंने आपको समझा दिया है, और आपको एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ गया है कि मैं अब अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने सालों तक मेहनत किया है इस बिजनेस को खड़ा करने में, इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में। तो इमोशनल अटैचमेंट हो गई है कि नहीं अब मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इस बिजनेस को संभालेंगे, लेकिन मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। आपको अब उतना एंजॉयमेंट में मज़ा नहीं आता है, आपको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक आप अपने कंपनी के ऑफिस में जाकर ये देख नहीं लेते कि आपकी जो बिजनेस है, जो कंपनी, वो चल कैसे रही है। अपनी कंपनी को अच्छा चलते देख ही आपको सुकून मिलता है, भले आप बूढ़े हो चुके हैं। और अपने कंपनी को अच्छी गति में चलाते रहने के लिए ही आप बूढ़े होकर भी मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि एक भयंकर इमोशनल अटैचमेंट आपको अपने बिजनेस के साथ मिल चुकी है, इसलिए आप नहीं छोड़ पाते या आप नहीं छोड़ सकते। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल करते हैं तो स्टॉक मार्केट के साथ कंपनी की वैल्यू भी गिर जाती है। ये बहुत ही कमाल की बात मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यानी कि जो कंपनी में प्रोमोटर नहीं भी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े इन्वेस्टर के गिनती में आते हैं। मतलब कि कोई एक इन्वेस्टर है जिसने अच्छी खासी स्टेक किसी कंपनी में लेकर के रखी हुई, जैसे कि 4% 5% स्टेक बहुत ही बड़ी स्टेक होती है। तो इतने बड़े बड़े स्टेक अगर किसी इन्वेस्टर ने लेकर के रखी हुई है, भले ही वो कंपनी का कोई मेंबर नहीं है, तो भी अगर वो इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को बेचता है तो इससे स्टॉक मार्केट गिरने लगती है और साथ ही जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी कम होती है। तो इससे इन्वेस्टर्स पे भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स को ना बेचें, बदले में आप इतने पैसे ले लें, लेकिन कृपया करके आप शेयर्स ना बेचें, या थोड़े बहुत शेयर बेचें लेकिन अधिक शेयर ना बेचें। और प्रमोटर और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, जो हाई पोस्ट में है कंपनी में, उनकी बात तो मतलब क्या ही कहना, वो तो मजबूर होते हैं कि हम शेयर ना तो बेच सकते हैं ना हम गिरवी रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते तो कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कंपनी में, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा नहीं, कंपनी की वैल्यू डाउन होगी, और कंपनी की वैल्यू डाउन होगी इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी की बिजनेस भी डाउन हो सकती है। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो इतने अमीर लोग हैं ना, ये कैसे ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं कि इतनी अधिक नेटवर्थ होने के बावजूद ये रिटायरमेंट नहीं लेते और बूढ़े तक, मतलब कि मरते दम तक काम करते ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है कि क्यों इतने बड़े बड़े अमीर लोग हमेशा काम करते रहते हैं और अपने काम को छोड़ नहीं पाते। तो मैं आशा करता हूं कि अमीरों की ये सीक्रेट आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर से करें, और अपना ओपिनियन शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी इस टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।